क्लास पढ़ाने से मजा आता है। सही है कैमरा? हाँ भाई देखना क्या बोला मैंने, सिल्वर क्लोराइड के जो अणु हैं उनका अवक्षेप प्राप्त होगा 3 AgCl का। देखो अब क्रिया कराई इसने COCl3.5NH3 की, तब इन्होंने क्रिया कराई तो इन्होंने देखा, इन्होंने क्रिया कराई 2 AgNO3 के अणुओं के साथ, तो इन्होंने देखा CONH3 का होल 5 तो बाहर बन रहा था, अंदर एक क्लोरीन कहीं ना कहीं प्रवेश कर रहा होगा और क्या हो रहा होगा 2 AgCl। समझे मेरा मतलब समझे या नहीं समझे? प्रमाण दिया है कि इस वाले कंपाउंड में 2 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों की दोनों क्लोराइड आयन आराम से अवक्षेपित हो जाते हैं। इसमें 3 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, तीनों की तीनों भी क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं आराम से। ऐसे ही इन्होंने एक एग्जांपल जो दिया बिल्कुल सेम वही, COCl3 डॉट ऐसी सिंपल 4NH3 की क्रिया इन्होंने इस बार कराई एक AgNO3 के साथ, तो इन्होंने देखा 2 क्लोरीन आयन प्रवेश कर गए अंदर और एक AgCl अवक्षेप के रूप में मिल गया है। अब देखो COCl3 की क्रिया इन्होंने अब 3NH3 के मॉडल के लिए भी देखा, इन्होंने इस बार देखो, इस बार इन्होंने AgNO3 की जब क्रिया कराई तो यहां पे रिएक्शन तो हुई, NH3 का होल थ्राइस बना, लेकिन यहां अवक्षेप कोई प्राप्त नहीं हुआ, नो PPT। तो इन्होंने सोच के देखो, इसका कलर बहुत, जो भी कलर मिलेगा इसका कलर गहरा, इसका थोड़ा हल्का, इसका और हल्का, और इसका फाइनली कैसा बिल्कुल रंगहीन कलर आता है। तो इसके द्वारा किस किस चीज की व्याख्या की जा सकी, यानी कि इन्होंने इसके प्रायोगिक प्रमाण भी दिए कि किसी भी धातु की एक तो प्राइमरी वैलेंसी होती है और साथ ही साथ एक सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों के होने की वजह से, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों के होने की वजह से इसका कारण है कि इसमें अवक्षेप जो है वो किस प्रकार प्राप्त होता है। समझे या नहीं समझे बताओ जल्दी, हाँ या ना? बताओ। यानी कि बर्नर ही बता पाए कि बर्नर के सिद्धांत के द्वारा ही यह बताया जा सका कि द्वितीयक संयोजकता से बने हुए अणु हमेशा कैसे रहते हैं, द्वितीयक संयोजकता से बने हुए अणु हमेशा प्रबल बंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं। किसके द्वारा? प्रबल बंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं। क्या? अरे पॉसिबल, क्या पॉसिबल है? FeCN का होल 5 पॉसिबल है? कौन सी स्ट्रक्चर देखी है FeCN5 की? कौन सी स्ट्रक्चर देखी है बताओ? FeCN का होल 5, ये क्या है? C5H5 का होल थ्राइस, तो C5 पागल हो, C5H5 द्वितंतुक लिगैंड है, और द्वितंतुक लिगैंड है तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो वही 6 वैलेंसी होनी है उसकी। समझ गए? ऐसे तो एथिलीन डाइएमीन के साथ भी क्रिया करता है, EN का होल थ्राइस बना सकता है। इसका कारण क्या है? एक द्वितंतुक लिगैंड से 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उपसैचुरेट बंध समन्वय संख्या तो वही 6 होनी है ना। कौन है ये? कुणाल। ठीक है, ये थे बर्नर का सिद्धांत, इसके प्रायोगिक प्रमाण। यानी कि एक्चुअली बताऊं तो सेकेंडरी वैलेंसी का पता ना, तो ऐसे थोड़ी है कि बर्नर ने व्याख्या तो की, लेकिन प्रत्येक यौगिक के लिए बताए थोड़ी थे कि ये सेकेंडरी से कोबाल्ट के एमीन के साथ अणु बनाए और इनकी व्याख्या की है, और कोई अणु तो बनाए नहीं भाई। आप देख लो कहीं भी बर्नर के द्वारा और किसी अणु की व्याख्या होगी नहीं, लेकिन इसके द्वारा ही बहुत सारी चीजों की व्याख्या की जा सकी है, लेकिन सिलेबस में ही नहीं है आपके, तो आपको दिक्कत क्या है? ठीक है, आगे देखो, आगे चलते हैं नए टॉपिक की ओर जिसका नाम है
प्रभावी परमाणु क्रमांक, इसे कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा और फिर देखेंगे इसे निकालने का क्या तरीका है। पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे इसकी परिभाषा, फिर निकालने का देखेंगे तरीका। देखो ये मैडम निकालना है चौक, चौक। हाँ देखो प्रभावी परमाणु क्रमांक जिसे कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। प्रभावी परमाणु क्रमांक की परिभाषा जो दी गई वो दी गई वर्नर के द्वारा। ध्यान रखना इस सिद्धांत की व्याख्या भी किसके द्वारा की गई, वर्नर के द्वारा। वर्नर ने बहुत सफलतापूर्वक इसका अध्ययन किया और वर्नर ने कहा कि देखो कि वे कंपाउंड भी स्थायी होते हैं, वे कंपाउंड भी स्थायी होते हैं जिसके द्वारा देखो वे यौगिक या वे धातु या वे कंपाउंड भी स्थायी होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक, देखना, जिसका परमाणु क्रमांक अक्रिय गैस के विन्यास के बराबर प्राप्त हो जाए। यानी कि उत्कृष्ट गैसों के समान प्राप्त हो जाए, ऐसे यौगिक भी स्थायी होते हैं। ध्यान रखना इन्होंने कहा कि अगर कोई यौगिक स्टेबिलिटी प्रदान करना चाहता है, स्टेबिलिटी पाना चाहता है, तो वो यौगिक आराम से अपने लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को धारण करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अक्रिय गैस के बराबर प्राप्त कर सकता है। इसे निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले जैसे कोई भी आपने ली मेटल, कोई भी आपने यौगिक लिया, देखो CONH3 का होल 6+3, देखो निकालना बता रही हूं, वह परमाणु क्रमांक जो कि लिगेंडों के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके अपने धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अक्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैसों के समान कर ले, वह परमाणु क्रमांक प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है। और वे यौगिक जो इस प्रभावी परमाणु क्रमांक को प्राप्त कर लेते हैं वो यौगिक सारे के सारे स्थायी होते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले निकालेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ कितनी होगी, कोबाल्ट +0 बराबर +3, यानी कि कोबाल्ट की होगी +3, होगी या नहीं होगी। अच्छा बताओ कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना, 27 होता है कि नहीं होता, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना, 27। देखो भाई 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो कितना बचेगा, 24 +3 आ रही है ना, 24। और ध्यान रखना EAN निकालने का फॉर्मूला है, धातु में इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड से प्राप्त लोन पेयर। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर, अच्छा देखो धातु में इलेक्ट्रॉन 27 में से 3 चले गए 24, और देखो लिगेंड कितने हैं 6, और एक लिगेंड से कितने लोन पेयर ग्रहण करता है, एक लिगेंड से एक लोन पेयर, एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो 6 से कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। विन्यास कितना आ गया 36, और 36 याद करो किसका विन्यास है, क्रिप्टॉन का। तो इसे कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, और इसके द्वारा हम व्याख्या कर सकते हैं किसकी, इसके द्वारा हम व्याख्या किसकी कर सकते हैं बताओ। एक अगला क्वेश्चन जो मैं लिख रही हूं उसको करके दिखाओ, क्रोमियम CO का होल 6, क्रोमियम CO का
होल 6, यही है ना? हाँ हाँ, EAN की गणना करो फटाफट, कितना आता है? समझे? कितनी आ रही है जल्दी बताओ? CrCO का होल 6 36 आया ना? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आया? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो आप, मैं 3-4 कंपाउंड लिख के दे रही हूँ, सब में बताना। देखो 3-4 कंपाउंड लिख के दे रही हूँ, उनमें सब में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। पेपर में पूछता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, और कोई तो एक या दो या तीन एग्जाम्पल देके पूछ लेता है, सारे के सारे निकाल दोगे? देखो कैसे। और देखना CONO2 का होल 6, CONO2 का होल 6 कल करवाए सारे के सारे लिगेंड, इस पे चार्ज -3। अगला देखना, ये करवाई दिया है FeCO का होल 5, NiCO का होल 4, CdNH3 का होल 4 +2, कैडमियम NH3 का होल 4 +3, और एक और बचा है PtCl6 पर होल पावर -2। हाँ भाई करो, निकाले? मैं निकालूं कि रहने दूं? देखो एक बार जो चीज में समझाने के लिए मैंने ये लिखे हैं वो देखो। अच्छा देखो, इसके लिए कोबाल्ट +3 आएगा कि नहीं आएगा? इसके लिए Fe पर पावर 0, इसमें क्या आएगा? निकिल पर पावर 0, इसमें क्या आएगा? कैडमियम +3, और ये कैसे प्राप्त होगा? प्लेटिनम +4। यही तो होंगे ना? होंगे या नहीं होंगे बताओ? अच्छा इसमें कितने होते हैं? 27, कोबाल्ट का 27, आयरन का कितना? आयरन का कितना? 26, निकिल का कितना? 28, कैडमियम का कितना बताओ? कैडमियम का कितना होता है? 48 और 78, इसका 48। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रही हूं। अच्छा देखो 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे? यहाँ 26, ये 28 ही रहेगा। 48 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कितने बचेंगे? 45। कैडमियम +2 है, ये +2 चार्ज है, नहीं होगा ना, गलत हो जाएगा। ये कितना? 46, और यहाँ कितना? प्लेटिनम 78 में से चला गया तो 74। देखो सारे के सारे जोड़ोगे तो देखो 24 प्लस यहां से 12 इलेक्ट्रॉन 36, 26 + 10 36 इलेक्ट्रॉन, 28 + 8 36 इलेक्ट्रॉन, 48 + 8 54 इलेक्ट्रॉन, किसके बराबर? जीनोन के। और 78
सॉरी 74 प्लस 12 कितना 86, किसके बराबर? रेडोन के बराबर। मेरी बात ध्यान से समझना मैं क्या कह रही हूं। केवल वे परमाणु, केवल वे यौगिक जिसमें धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम हो, कैसी हो? इवन नंबर हो, वे ही EAN का पालन करते हैं। सब में सम है, लेकिन अब जो एग्जाम्पल मैं लिखने जा रही हूं उसे देखना। एग्जाम्पल है MnCO का होल 5, मैग्नीज CO का होल 5 निकालो। X प्लस 0 बराबर मैग्नीज पर आएगी 0 चार्ज। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? कितना होता है? आयरन का कितना, मैग्नीज का कितना होता है बताओ? 25 होगा या नहीं होगा? 25 25 प्लस 10 35। यानी कि अगर इसे स्थायी विन्यास, यानी कि वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या परमाणु क्रमांक विषम आता है, वे EAN का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इस EAN का पालन करवाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना होगा। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कभी भी ये कंपाउंड नहीं बनेगा। कंपाउंड बनेगा आपका Mn का होल 2 CO का होल 9। हमेशा द्वि केंद्रीय धातु बनेंगे। इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, देखो कैसे निकलेगा। मैग्नीज की, ध्यान समझना, मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट वही 0 है। इलेक्ट्रॉन कितने? 25, ध्यान समझना 25। तो ये प्लस, देखो कोबाल्ट जो है वो दोनों में विभाजित है, तो अगर 9 कोबाल्ट से 18 प्राप्त होते हैं तो 25 और 9 यानी कि 10 करने पड़ेंगे। 25 और 10 35। देखो भाई 20 होंगे ना, 20 एक मैग्नीज में 10 होंगे ना, 2 मैग्नीज के लिए विभक्त कर लेना, एक मैग्नीज में 10 और दूसरे मैग्नीज में भी 10, यानी कि 25 प्लस 10। और देखो इसे एक इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा मैग्नीज के बने हुए सहसंयोजक बंध से। यहां से इन दोनों मैग्नीज के बीच बना हुआ सहसंयोजक बंध भी इन्हें एक इलेक्ट्रॉन देगा और फिर बनाएगा 36 विन्यास। यानी कि वे तत्व जिनमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में हो, वे कभी भी एक केंद्रीय यौगिक नहीं बनाते हैं, वे बहुकेंद्रीय यौगिक बनाते हैं। क्योंकि ऐसे यौगिकों में उत्कृष्ट गैसों के विन्यास को पूरा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन साझे से देना पड़ता है। उस एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके ये उत्कृष्ट गैसों के विन्यास के बराबर विन्यास प्राप्त करते हैं। आया या नहीं आया समझ में? बताओ EAN समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी बोलो। सारा आ गया ना कंप्लीट? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ।